इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस। तो इसमें हमारे पास से 3 से 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ टिप्स हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ नाइस टू हैव स्किल, it is a crucial factor in individual and organizational success. In the workplace, emotional intelligence has a profound impact on various aspects of organizational behavior. ठीक है, तो पहला हमारे पास आ जाता है लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। लीडर्स हु possess high emotional intelligence are able to inspire, motivate and guide their team towards अचीविंग कॉमन गोल्स। ठीक है, तो एक जो हमारे लीडर है उसका मोटिवेटेड होना तो ठीक है, लेकिन जो हमारा एक लीडर है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे लीडर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला स्किल या एबिलिटी मौजूद या वेरिएबल मौजूद है तो फिर ही वो इफेक्टिवली लीडरशिप कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है, और जिस लीडर के अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो दूसरों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट और इंस्पायर करता है कि वो उनके पर्सनल गोल्स और उसके प्रोफेशनल और कॉमन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गॉट इट, लीडरशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जब भी हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, किसी भी फर्म की, मैनेजमेंट की, तो उसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, ये वाले पॉइंट्स तो उसमें मस्ट है। ठीक है, तो इनको ज़रूर अच्छे से समझें। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब इमोशनली आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, individuals with high emotional intelligence are able to express themselves clearly, listen actively and understand the underlying emotion behind verbal and non-verbal cues. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना देखिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो कितने सारे मसले हल हो रहे हैं। ठीक है, emotional intelligence in decision making role. Emotional intelligence also play a significant role in decision making. By understanding their own emotions and the emotions of other, individual can make more informed and rational decisions. ठीक है, तो emotional intelligence डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रही है कि जो एक बंदा है वो जो फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी मेकर है, उसने एक पॉलिसी बनानी है, उसने कोई डिसीजन लेना है, वो अगर खुद उसके अंदर ये वाले फैक्टर्स मौजूद है, इमोजी से पीछे हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, अगर वो 5 कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए, वो 5 कंपोनेंट अगर एक इंडिविजुअल के अंदर हैं तो फिर क्या है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, और जब इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। जब अपने और दूसरों दोनों के इमोशंस को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, इट मीन्स दैट कि वो हर चीज़ के बारे में उससे प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिर इससे वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेगा, रैशनल डिसीजंस लेगा। ठीक है, जो सबके फायदे में होंगे। ठीक है, अपने भी और दूसरों के भी, क्योंकि वो खुद को भी अपने साथ साथ वो दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। गॉट इट, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाती हूँ, सारे आप इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, दे आर लेस लाइकली टू बी swayed by vices or react impulsively. This leads to more effective problem solving, better judgment and reduce conflicts. ठीक है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उससे आप बाइसिस के थ्रू फैसले नहीं करते, आप बाइसिस के थ्रू फैसले नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते, आप इम्पल्सिवली भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आप वो लीड करते टूवर्ड्स मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बेटर जजमेंट एंड रिड्यूस, फोकस आपका होता है रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और स्किल आपके अंदर हो ना हो, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सही है, इमोशनल इंटेलिजेंस contributes to a positive and inclusive organizational culture. When employees are emotionally intelligent, they are more empathetic, respectful, and understanding toward their colleagues. This fosters a sense of belonging, trust, and psychological safety within team, leading to high levels of employees engagement, collaboration, and innovation. तो देखिए हमारी जो
इमोशनल इंटेलिजेंस है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में किस तरह से पॉजिटिवली रोल प्ले कर रही है, ठीक है। जिससे इससे क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब खुद को तो अंडरस्टैंड करते ही करते हैं, वो साथ वाले कॉलीग्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, इससे एक सेंस फोस्टर होती है, जैसे बिलोंगिंग की, ट्रस्ट की, ठीक है, सेफ्टी की विद इन टीम। तो टीम मेंबर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को और सेफ महसूस करते हैं, फील करते हैं विद इन द टीम और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, कोलैबोरेशन बढ़ती है एंड इनोवेशन भी होती है, सही है। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास है कि हम डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस, किस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको बिल्डअप करेंगे, और बेसिकली ये टिप्स भी हैं। ये इसका दूसरा ये हो सकता है कि इसका नाम अगर हम इसको देना चाहें कि ऐसे टिप्स जिसके थ्रू हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 6 पॉइंट है, ठीक है, 3 ये उसके बाद बस ये खत्म हो गया। Emotional intelligence is not a fixed trait and can be developed and enhanced over time, ठीक है, over time. Some practical tips and strategies for developing emotional intelligence in the workplace. So here we have the tips or strategies. Self-reflection. Take time to reflect on your own emotions, strength, weakness, triggers. Develop self-awareness by journalizing, seeking feedback, and practicing mindfulness. Understanding how your emotions impact your thoughts, behaviors, and decision making. Active listening. Practice actively. अच्छा, पहले इसको तो हम कर लें, मैं आगे निकल गई हूँ। खैर, तो ये यहाँ पे बात ये हो रही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप का पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है सेल्फ अवेयरनेस वाली तो, या सेल्फ रेगुलेशन वाली, तो थोड़ा टाइम लें, ठीक है। टाइम लें और टाइम में क्या करें, अपने इमोशंस को चेक करें कि किस तरह की सिचुएशन में मेरा मूड किस तरह से हो जाता है, किस तरह की सिचुएशन में मोटिवेटेड होती हूँ, किस तरह की सिचुएशन में डीमोटिवेट हो जाती हूँ, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मेरी वीकनेस है, कौन से पॉइंट मेरी स्ट्रेंथ है, और कौन से पॉइंट ऐसे जिनकी वजह से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब इसे अंडरस्टैंड करोगे फिर क्या करना है आपने, इसको किस तरह से, और अपने अंदर में सेल्फ अवेयरनेस की एक जो स्किल है या एबिलिटी है उसको लेके आना है। कैसे लेके आना है, आपने जर्नलाइजिंग करना है, अपने फीडबैक लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड आपने करना है कि आपने अपने इमोशन को किस तरह से इम्पैक्ट करना है, ठीक है। आपकी जो इमोशन है वो किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जो आपकी इमोशंस हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं आपके थॉट्स को, आपके बिहेवियर को, आपकी डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वहाँ पे जो कंपोनेंट्स थे वो उसमें सब कुछ कंप्लीट था, हमारे अंदर सारी एबिलिटीज़ थी। यहाँ पे हम उन सारी एबिलिटीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत से पॉइंट्स यहाँ से हैं जो हमारे कंपोनेंट्स के साथ बहुत ही मिलते जुलते हैं। एक्टिव listening. Practice active listening skills by fully engaging in conversation, paying attention to verbal and non-verbal cues, and seeking to understand the emotions and perspective of others. ठीक है, कि केयरफुली आपने सुनना है और बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशंस में आपने पार्टिसिपेट करना है और आपने अटेंशन देनी है। जब बात हो रही होती है, बात टाइम होता है कि ना वर्बली कोई बात हो रही है, नॉन वर्बल क्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, इशारों में जो बात की जा रही होती है आपको, ठीक है। तो उन दोनों को आपने अच्छे से समझना है, उसको अटेंशन देनी है और अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, और कन्वर्जेशन में आपने पार्टिसिपेट करना है। तो करना क्या है कि आपने बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी जो सुनने की लिसनिंग की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करें। तो सुनना ज़्यादा है, आपने बोलना बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इससे क्या होता है कि फिर ना हम इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अगले बंदों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना किसी को। अगर इंटरप्ट करोगे तो फिर ये है कि अगले बंदा अपना पॉइंट चेंज करेगा या फिर ये वो चुप कर जाएगा, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप तो वहाँ सुनने गए हो, तो आपने वहाँ पे सुनना है, ठीक है। तो बोलना कम है, वहाँ पे सुनना ज़्यादा है, इंटरप्ट नहीं करना, दूसरों को अवॉइड करना इंटरप्ट करने से। उसके बाद है एम्पैथी, जो पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कंपोनेंट्स में, लेकिन यहाँ पे हम इसे बिल्डअप करेंगे। कल्टिवेट एम्पैथी बाय पुटिंग योरसेल्फ इन सम एल्स शू। अच्छा, ये जूतों भी बार बार ये बात जा रही है। खैर,
तो आपने अपनी एम्पैथी को इस तरह से कल्टीवेट करना है, इस तरह से उसको बिल्डअप करना है कि अपने आप को आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स, आप दूसरों के ही पर्सपेक्टिव से समझ सकें, यानी दूसरों के इतने क्लोज चले जाएं इमोशनली और इतना उनसे आप इंटरेक्ट करें इतना क्लोजली कि वो आपको हर एक चीज़ बताएं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को उन्हीं के पर्सपेक्टिव से समझ सकें। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उनकी वीकनेस हो सकती है। ठीक है, उनका कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है। सीक टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव एंड वैलिडेट देयर एक्सपीरियंस। गॉट इट? जो भी मैंने बात कही, एम्पैथेटिक इंडिविजुअल कम्युनिकेट बाय यूजिंग फ्रेजेस लाइक आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील और टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो इस तरह से ये वाले हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिनके थ्रू हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेवलप स्किल्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन पर्सनल अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अंदर इस तरह की हमने स्किल्स को बिल्डअप करना है, डेवलप करना है, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकें, ना कि हम ये करें कि लोगों को पर्सनल अटैक करना शुरू कर दें। तो ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हम पर्सनल अटैक करें और इस स्किल को अपने अंदर लेके आना है जिसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, यूज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू फाइंड common ground and reach mutual agreement, seek win-win solutions whenever possible। तो ये वाली हमें जीत चाहिए, ये हमें विन चाहिए, हमें दूसरी वाली नहीं चाहिए। विन विन सोल्यूशन हमें हमेशा से चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो हमारे अंदर एबिलिटी है वो बिल्डअप हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी एक्टिव लिसनिंग को इसमें। अच्छा, अभी बिल्ड हुई नहीं है, बिल्ड कर रहे हैं। कैसे करेंगे? एक्टिव लिसनिंग को हम इसमें अपनी यूज़ करेंगे, एम्पैथी को यूज़ करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे। इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, एक कोई आसान सा जो सोल्यूशन होगा वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री हो। ये नहीं एक के फेवर में चले जाओ और दूसरे को कहो नहीं आप जाएं, गलती सारी आपकी, ऐसे नहीं है। आपने दोनों को अच्छे से डील करना है। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन, यहाँ पे हमारा इमोशनल रेगुलेशन कैसे बिल्डअप करना है। बिल्ड इमोशनल रेगुलेशन बाय आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू मैनेज योर इमोशंस इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह की स्किल अपने अंदर लेके आनी है जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारे ट्रिगर्स को और डेवलप करें ऐसी स्ट्रेटजीज जो हमारे इमोशंस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल से ज़्यादा जो लफ्ज़ बेहतर है वो है मैनेज। तो मैनेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, practice techniques such as deep breathing, mindfulness, and taking breaks when needed. Avoid reacting impulsively and instant respond thoughtfully। ठीक है, अवॉइड करना है कि आप जिस बात में आके जवाब दें, बल्कि आपने क्या करना है, आप अच्छे से उसको सोच समझ के जवाब दें। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन में। सही है, उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारा पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो ये ताहयात रहती है, इंसान हमेशा सीखता ही रहता है, तो सीखने की कोई हद नहीं होती। ठीक है, आप जितना सीखोगे उतना आप खुद को इन्हांस कर रहे हो, अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे होते हो। तो सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। गॉट इट? Commit to continuous learning and improvement by attending workshops, reading books, and seeking mentorship. Stay updated on latest research, best practice in emotional intelligence। ठीक है, जिनमें ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, यहाँ पे हम पूरी ज़िंदगी इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई हद नहीं है कि यहाँ तक आपने सीख लिया आप ख़त्म नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस ताहयात आपने सीखते ही रहना है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाते रहना है। कैसे? वर्कशॉप्स को अटेंड करके, रीडिंग बुक्स को रीड करके। ठीक है, तो इस तरह से, और आपने जो लेटेस्ट अपडेट है उससे अपडेटेड भी रहना है। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है इन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा जो लेक्चर है, उसमें हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ कलर्स। तो हम आगे कलर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कलर्स की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। सही है, और हल्का फुल्का हम उनको डिस्क्राइब भी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है इन इमोशनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर वो होगा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई इस लेक्चर की तो आपने मुझे एक कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज करना है। इंस्टा का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूँगी। ओके, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।